हाँ, तो हमें वो करना है, क्या करना है, बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस के क्वेश्चंस आंसर देखने हैं। चैप्टर हमने पढ़ लिया है, एक्टिविटीज़ भी हमने देख ली है। ओके चलो तो देखते हैं, प्रेयर कर लेते हैं। कल शायद छुट्टी हो, शायद, तो तुम दोपहर जैसा मैसेज देख लेना। मैसेज अगर ना हो तो आना है, मैसेज ना हो तो आना है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, तो अगर वैसा करूँगा, फास्ट है कल एकादशी और भीम एकादशी है, निर्जला, मतलब पानी भी नहीं पीना है। तो सोचता हूँ क्या करूँ, अगर पानी पी के करूँगा विदाउट फूड विथ वाटर तो क्लास ले लेंगे, विदाउट वाटर वाला किया तो देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो लूँगा, अदरवाइज फिर वो क्लास हम संडे ले लेंगे। ओके देखते हैं, मैसेज देखना 1-2 बजे के आसपास, 2 बजे से पहले कर दूँगा। चलो कहाँ पहुँचे, लास्ट 8। हाँ चलो तो 9th, यही 9th है ना। चलो, हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। हाँ, तो बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ी आगे पीछे हो गई होगी, लेट अस डू इट। हाँ, ये तो पहला पेज ही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, why is diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? तो भाई जैसे कि हमने देखा था कि से सिंगल सेल्यूलर से अमोइबा, पैरामीशियम, उनमें क्या होता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ऑक्सीजन सर्कुलेशन हो जाता है। लेकिन हमने डिस्कस किया था जब हमने थियरी क्लास देखा था तब कि डिफ्यूजन से मल्टीसेल्युलर में और से मल्टीसेल्युलर मतलब हम लोग एनिमल्स और से ह्यूमन बीइंग में डिफ्यूजन से होगा नहीं। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर डिफ्यूजन से हो तो अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स जितना टाइम लगता है। ओके, डिफ्यूजन से अगर हो तो क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है कि सारे सेल्स ही है, तो जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो सारे सेल में ऑक्सीजन जाने लगा। यहाँ पर क्या है, हम ब्रीद करते हैं तो पूरा लंग्स के पास गया, एल्वियोली के पास गया। अब एल्वियोली क्या पूरी बॉडी में है क्या? एल्वियोली तो सिर्फ लंग के पास है, पूरी बॉडी में नहीं है। और सेल तो पूरी बॉडी में है। तो यहाँ से एल्वियोली सिर्फ ऐसे ऑक्सीजन छोड़ती रहे तो बॉडी के सारे सेल के पास जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अंदर सिस्टमेटिक है ना कि भाई इंटेस्टाइन है, क्लोज्ड पाथ है, डिफरेंट पाथ्स है और क्लोज्ड पाथ है। वेयरएज सिंगल सेल्यूलर में सब कुछ ओपन है, सब कुछ ओपन है। ओपन है मतलब क्या, ऐसा समझो कि ये हमारा रूम है, क्लासरूम है। अब ये क्लासरूम में पहले तो ये सिंगल सेल्यूलर को हम लेते हैं, तो सिंगल सेल्यूलर मतलब क्या कि ये खोला, ओके, डोर खोला हमने, अब वहां से एयर आएगी, तो ये एयर आई और पूरे रूम में डिफ्यूजन थ्रू फैल गई। डन, समझ में आ गया। अब दूसरे केस में क्या है कि ये जो डोर है वहां मैंने यहाँ पे एक और डोर लगा दिया है और यहाँ से ऐसे विंडो आई और यहाँ पे ऐसे बंद हो गई, ये बंद हो गई, मतलब ये एक और ब्लॉक हो गया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे,
ब्लॉक बंद हो गया। अब बंद हो गया है तो क्या होगा कि अब मैं खोलूंगा वापस, और अब तुम लोग सब सेल हो, ये लंग्स में से एयर आई और ये एल्वियोली है और लंग के पास यहाँ पूरे ये ब्लॉक जो मैंने अभी बनाया उसमें सब आ गई। ओके, तो मैं तुमको मिलेगी वो एयर? नहीं मिलेगी। क्यों? अरे तुम यहाँ पे थोड़ी हो, पहले तो सब कुछ ओपन था सिंगल सेल, अब ओपन नहीं है। अब जैसा ऐसा एक बॉक्स है, फिर ऐसा ही दूसरा बॉक्स है, वैसे ही यहाँ पे तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, वैसे कंटिन्यूअसली जो सेल्स है वो सेल्स ऐसे ओपनली नहीं है हमारी बॉडी में। ओके, जो एयर है वो एयर ओपनली ऐसे कि जाओ फैल जाओ, वैसे हमारे सेल्स नहीं है। मल्टी सेल्यूलर डिफरेंट टिश्यूज है, डिफरेंट ऑर्गन्स है, तब जाके ऐसा होगा, इसलिए नहीं हो पाता। समझ में आया? ओके, तो वही आंसर हमें लिखना है। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन ऑल द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। जैसे अभी यहाँ से एयर ऐसे खोला मैंने तो तुम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में हो एयर के, तो वो एयर डायरेक्ट तुम्हारे कांटेक्ट में आ जाएगी, ऑक्सीजन तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कोई पाइपलाइन हो, यहाँ पे ब्लॉक हो, तो भले ही तुम यही रूम में बैठे हुए हो, फिर भी तुम वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं। समझ में आया? पक्का? हिमांशु कुछ सोच रहे हो क्या? यहीं पे हो ना? हाँ, ओके, चलो। सो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। The body structure is more complex and the body size is also large. Obviously multicellular में तो ऐसा ही होता है। Compared to microorganisms में हमारा तो साइज भी बड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा होती है, ऑर्गन भी ज्यादा होता है, सब कुछ ज्यादा ही है। ओके, therefore simple diffusion will not be sufficient. ये इसको मैं क्यों टिक कर रहा हूँ? Therefore simple diffusion will not be sufficient to send the oxygen to every cell. It has been estimated that, मतलब approximation लगाया गया है कि अगर ऐसा हुआ, a period of 3 years would be needed to carry a molecule of oxygen from our lungs to reach our toes through the diffusion. Okay, so the diffusion is insufficient to पूरा क्वेश्चन वापस लिखो, तो 2 लाइन जो भी बढ़ गई ज्यादा। समझ में आया? सिंपल था। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? What criteria do we decide whether something is alive? भाई ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई। मुंह हिल रहा है, ब्रीद कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसके सेल्स तुम देख सकते हो माइक्रोस्कोप के नीचे। अगर तुम ये प्लांट है, अब तुम्हें पता नहीं वो ग्रो कर रहा है ये वो, और अभी के अभी तुम्हें जानना है कि वो भाई जिंदा है या नहीं है। सो उसका कोई टिश्यू निकाल के ऐसे देख रहे होगे तुम, तो अंदर सेल दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा, हाँ भाई ये तो सब कुछ लिविंग है, लाइक पता चलेगा। और अगर वो मर गया अगर ऐसे, तो फिर वो रॉबर्ट हुक जैसे, वो भाई सब सेल दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं है, लाइक दैट। समझ में आया? तो वही सिंपल लिखना है, मूवमेंट, ग्रोथ, ब्रीदिंग, सेल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा आर द क्राइटेरिया वी यूज टू डिसाइड। सिंपल। ओके, नेक्स्ट। What are outside raw materials used by an organism? भाई ये क्या क्वेश्चन है? ये भी सिंपल है, राइट? ओके भाई, CO2 and H2O, तो outside raw materials used by an organisms. ओके, तो CO2 and H2O, so CO2 और H2O दोनों ही needed है फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स में। और दूसरा एनवायरनमेंट में क्या है भाई? कार्बन बेस्ड फूड सोर्स है। हमने देखा था जितने भी फूड सोर्स है सब में कार्बन तो होता ही है, देखा था हमने स्टार्टिंग में। कुछ भी हो, क्योंकि वो बनेगा तो हमने बोला था ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर हमने उसका फॉर्मूला C6H12O6, तो C तो आया ही ना बीच में। सो कार्बन बेस होता है, सो कार्बन बेस एंड ऑक्सीजन, तो फिर वो क्या है? रेस्पिरेशन बाय दी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। ये एरोबिक का मीनिंग क्या है? जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो, करेक्ट। और एनएरोबिक मतलब जो रेस्पिरेशन में मतलब एनर्जी तो रिलीज होगी लेकिन ऑक्सीजन तुम ना दो तो भी चलेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, डन। हम कौन सा करते हैं? एरोबिक करते हैं, यस। तो रेस्पिरेशन बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म, सो कार्बन बेस्ड फूड सोर्स एंड ऑक्सीजन, तो ये कौन है? हम लोग हैं, और ये कौन है? प्लांट। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, ऐसा एक मार्क में शायद पूछ ले। ओके, चलो। What processes would you consider essential for maintaining life? जितनी भी पढ़ी वो सारी लिखनी है।
इतने इजी तो नहीं पूछेंगे। द प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। ओके, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो हम ऐसी मस्ती नहीं करेंगे कि नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं। ओके चलो, खत्म हो गया ये, डन राइट। ओके, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। ओके चलो, क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफिक मार्क ओके एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? क्या डिफरेंस है? पहला, ये डिफरेंस भी हमें पता ही है, वो खाना खुद बनाते हैं और हम लोग जो नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके बीच में क्या है? तो पहला तो यही डिफरेंस है, पहला तो यही डिफरेंस है, उसकी डेफिनेशन। ये लोग खाना खुद बनाते हैं, ये लोग खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इनके पास क्लोरोफिल होता है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। सनलाइट हो तब वो बना सकते हैं, भाई ये लोग तो डिपेंडेंट है दूसरों पे। तो सनलाइट हमें तो ज़रूरी तो है, बट नॉट इन दिस सेंस डायरेक्टली कि हम सनलाइट मिल जाएगी तो हम खाना बना लेंगे, सनलाइट मिल जाएगी तो हम खाना बना लेंगे, ऐसा हमारे पास ऐसा पावर नहीं है। ओके, ये सब हमने देखा था, डिस्कस किया था। ओके चलो, हाँ, तो वो हल्क जैसा हो कोई, पूरा का पूरा ग्रीन क्लोरोफिल वाला, तो वो खाना बना लेगा, वो जादू जैसा कोई मिल गया वाला। हाँ चलो, तो इट ऑकर्स इन ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज, तो ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरियाज में होगा, एंड एनिमल्स एंड फंगल। एनिमल्स में हम लोग आ गए। ओके, कैसी बात कर रहे हैं, एनिमल्स में हम लोग आगे, जानवर कहेंगे। इन सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन food is synthesized from inorganic components. Inorganic and organic, two types of components are there, inorganic and organic. केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, तो अगर तुमने 11 12 साइंस की और साइंस के बाद भी तुम्हें अभी कॉलेज में बहुत डिटेल में जाना है केमिस्ट्री में, सो देयर विल बी अ ब्रांच। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किस में जाना है? ओके, 11 12 में भी केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, तो उसमें पार्ट्स तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ पूछा, मतलब अगर पढ़ाई ऐसे करो तो चलो पहले इनऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, फिर ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, ये तो गुजराती और हिंदी वर्ड है। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो, वो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। ओके, जैसे ग्लूकोज है और उसकी तुम रिएक्शन करवा रहे हो, जैसे मीथेन है CH4, उसका तुम कंबशन कर रहे हो और फिर कुछ ना एनर्जी रिलीज हुई, ये वो। ओके, तो ये प्रोसेस जो हो रही है वो क्या है? ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन है। और कोई इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है, कौन सी? इनऑर्गेनिक रिएक्शन, तो वो क्या हो जाएगी? इनऑर्गेनिक, उसको मतलब जिसमें कार्बन ना हो उसको इनऑर्गेनिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे हम वो करते थे कि भाई FeSO4 प्लस Cu, ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो CuSO4 प्लस Fe। तो इसमें कहीं पर भी कार्बन है क्या? है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? इनऑर्गेनिक। यस, अंडरस्टूड। ओके, तो क्या पूछ रहे हैं अब वापस यहाँ पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इन सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जिसमें कार्बन ना हो वैसे कंपाउंड में से एनर्जी मिलती है। मतलब CO2 एंड H2, CO2 के एक कंपाउंड की बात की गई है, एलिमेंट की नहीं। हमने क्या बोला है यहाँ पे देखो, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, पूरे के पूरे कंपोनेंट्स की बात की गई है, एक कार्बन की बात नहीं कही गई। नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन के बिना कैसे बनेगा? ओके, लेकिन एक कंपाउंड पूरा का पूरा CO2 लेते हैं ना, कोई C अलग और O अलग लेंगे और फिर अंदर जाके CO2, प्लांट ऐसा करते हैं क्या कि पहले सिर्फ कार्बन कार्बन लिया, फिर ऑक्सीजन लिया, फिर अंदर जाके गैस बनाएंगे? ऐसा तो होता नहीं, डायरेक्टली ही लेंगे। तो इसीलिए कंपोनेंट एंड H2O, वो भी एक कंपाउंड है, H2 अलग O2 अलग वैसा नहीं। ओके, इन सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज कंज्यूम्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो भाई इसमें तो दूसरों को खाओ। ओके, वैसे ही हम तो वैसे ही तो करते हैं, हम प्लांट को खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज फूड खाते हैं। ओके, दैट मीन्स हम डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। ओके, और वेजिटेरियन हो तो भी प्लांट के ऊपर भी डिपेंडेंट है। प्लांट ना खा रहे हो, प्लांट ना खा रहे हो मतलब वेजिटेबल्स, प्लांट खा रहे हो। ओके, सो वेजिटेबल्स, और से हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि एनिमल्स का मिल्क, से काउ मिल्क
और से बफेलो का मिल्क, तो का मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है, मीट के ऊपर डिपेंडेंट है, नॉन वेज फूड मीट के ऊपर, एग्स, ओके अगेन डिपेंडेंसी। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। फिर मिल्क में से तो कितनी सारी चीज़ें, बटर मिल्क, पनीर, चीज़, सब कुछ आ जाएगा। ओके तो दैट इज देयर, इसमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड थर्ड, 3 मार्क में 3 लिखने हैं तो मिल जाएंगे 3 मार्क्स। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसी को तो बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक्स। और फूड डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सच न्यूट्रिशन, फूड का डाइजेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो फोटोसिंथेसिस होना हो गया मतलब तुम्हें एनर्जी मिलने वाली है। यहाँ पे खा लिया मतलब एनर्जी मिलने वाली है, ऐसा नहीं है। खा लिया तो डाइजेस्ट भी होना चाहिए। ओके दैट इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? पक्का? ओके चलो तो आ गए तुम्हारे 3 मार्क्स। कौन सा क्वेश्चन है? Where Where do plants get each other? ये वाला Yes. Where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? Photosynthesis. Okay. तो बताइए हमें, पानी नीचे से आता है और स्टोमेटा और उसमें से CO2 ले लेते हैं और वही सब चीजें लिखनी है। भाई CO2 plants get it from the atmosphere. पानी plants root absorb it from the soil, and energy plants get it directly from the sun. That's it. ओके एनर्जी सन में से मिली, एटमॉस्फेयर में से CO2 ले लिया, नीचे से जमीन में से सॉइल में से रूट थ्रू पानी ले लिया। ये 3 ही चीजें तो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, पानी, CO2 एंड एनर्जी, सनलाइट जिसे हम बोलते। डन? सिंपल। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? गुड, इंपॉर्टेंट। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो ये है। ओके पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है। चलो ध्यान से, अच्छे से, यही याद रह जाए वैसे अच्छे से ध्यान दो। क्या है भाई रोल एसिड का? फंक्शंस ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। पहला, एसिड डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एंटर द स्टमक अलोंग विथ द फूड। ओके कि जो फूड के साथ साथ जो बैक्टीरिया आ जाएंगे, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो फूड के साथ साथ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फूड है तो ऐसा तो नहीं है, फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो होंगे ही, सब में ही होंगे, बैक्टीरिया भी सब में होंगे। तुम आम खा रहे हो तो उसमें भी बैक्टीरियाज है, बट हार्मफुल बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं। सपोज सड़ा हुआ आम और तुम्हारा नॉर्मल आम, दोनों मैंगो ही है, दोनों ही तुम खा रहे हो, दोनों में ही बैक्टीरिया है, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया तुम्हें हार्म नहीं करेंगे, वो डाइजेस्ट हो गए तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी। एक्चुअल में तो कोई वेजिटेरियन है ही नहीं। ओके एक्चुअल में रियल सेंस में कोई वेजिटेरियन नहीं है, क्योंकि सब में ही, जैसे अभी हम बोलेंगे हम खाना छोड़ देंगे, ठीक है, ब्रीथ तो करोगे ना, हम ब्रीथ करते हैं उसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर जाते हैं, ब्रीदिंग करते हैं उसमें वी कैन नॉट सी, इसीलिए तो उसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके लेकिन अंदर जाते हैं। पता है जैनिज्म में मास्क बांध के रखते हैं हमेशा, जनरली। ओके मास्क ही पहने रखेंगे ऐसे, तो मास्क पहनेंगे और नहीं जाएंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्वांटिटी कम तो हो जाएगी। जस्ट लाइक फिल्टर, कि तुम डायरेक्ट वो बोरवेल वाला या कहीं वाला पानी नहीं पी रहे हो और उसको थोड़ा फिल्टर करके पी रहे हो, तो थोड़ी तो इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएगी, सो दैट आगे थोड़ा कम। तो मतलब अगर मास्क पहना हुआ है तो एटलीस्ट थोड़ा तो बच गए पाप से। पाप है वन टाइप ऑफ, ओके, वन टाइप ऑफ सिन, पाप को सिन बोलते हैं, ऐसा ही है। तो ये पाप है वन टाइप ऑफ। तो हम खाना तो छोड़ नहीं सकते, हम सांस लेना तो छोड़ नहीं सकते, नहीं तो छूट जाएंगे। ओके सो क्या करते हैं, दैट्स वाई हमें ये बुक है ना, ये बुक PDF देखी तुमने, ग्रुप में भेजी थी, ये हम जो प्रेयर करते हैं उसमें, तो उसमें एक लिखी हुई है एक पर्टिकुलर मेथड जिसका नाम है प्रतिक्रमण।
ओके, प्रतिक्रमण मतलब से रिपेंटेंस, पछतावा कि भाई तुम यू कैन फील कि अच्छा ये गलत हुआ तो हे भगवान ऐसे ऐसे पाप हो गए हैं, छोटे, ये सारे छोटे छोटे हैं, छोटे इन द सेंस तुम किसी को खा रहे हो उस सेंस में तो छोटा नहीं है, बट तुम कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे कि तुम चल रहे हो तब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीचे मर जा रहे हैं, तो चलना बंद कर दो, ऐसे कैसे करेंगे? ओके, ब्रीथ कर रहे हो उसमें भी जा रहे हैं, फूड खाना खा रहे हो उसमें भी जा रहे हैं, सब में ही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, हम अभी बात कर रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ बीच में स्पेस में है, तुम्हारे और मेरे बीच में भी है अभी, और 1 2 4 5 हंड्रेड्स नहीं, मिलियन ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ओके, तो करे क्या? दैट्स वाई हम अगर प्रे करें, दिन के स्टार्टिंग में प्रे करो, जैसे ही बेड में से खड़े हो बैठो आराम से, 10 15 20 मिनट बैठो, जितना बैठ सकते हो, 10 to 20 मिनट्स तो बैठना चाहिए सब, क्योंकि अचानक से तुम उठे, मतलब तुम्हें 6 बजे स्कूल के लिए जाना है और तुम 5:45 को उठे, नहाए धोए भाग गए, इट्स नॉट गुड एक्चुअली, एंड इट विल बिकम हैबिट, वो हैबिट बन जाएगी। अभी स्कूल वैसे जा रहे हो, फिर ट्यूशन, फिर कोचिंग, कॉलेज वैसे जाओगे, फिर सपोज जॉब जा रहे हो तो जॉब वैसे जाओगे, और अगर जॉब नहीं जा रहे हो और घर में काम कर रहे हो तो घर में भी ऐसे ही फटाफट, मतलब 7 बजे से काम करना है तो 6:30 बजे उठे, 6:45 को उठे और नहाया धोया, 10-15 मिनट में कैसे नहाए धोते पता नहीं, सब लोग करते हैं, मेरे से तो नहीं होता। तो ऐसे फटाफट किया और 7 बजे से काम शुरू। अरे भाई, क्वालिटी होनी चाहिए थोड़ी। ओके, एक कोट मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बहुत लेट काम करता हूँ सब कुछ ज़्यादा ही लेट करता हूँ, बट वो कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मास्टरपीसेस आर नेवर अर्जेंट। कोई चीज़ तुम बना रहे हो, सपोज एक मास्टरपीस बना रहे हो, आर नेवर अर्जेंट, कभी भी अर्जेंट नहीं होता। मतलब तुम बहुत अच्छे पेंटर हो और मैं बोलूँ कि अच्छा चलो एक पेंटिंग बनाओ, अरे पेंटर छोड़ो, चलो हार्ट बनाओ, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो हार्ट बनाओ, तो तुम बोलोगे सर कितने टाइम में? 1 मिनट में बनाओ। तो 1 मिनट में तो तुमने यहाँ से यहाँ आया, सर ये ऊपर से आया, ये नीचे आया, ये यहाँ से आया, ये नीचे आया, और फिर यहाँ से ये वो ऐसे करके कुछ भी बनाया 1 मिनट में। ओके, अच्छा चलो 10 मिनट लेके बनाओ, तो थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाओगे आराम से, कि नहीं ये नहीं, इसको रब करो, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ। अच्छा, घर जाके आराम से 1 घंटे में बना के आना, फिर तो शायद तुम ऐसे पूरा छापा हो वैसा बना के आओगे। वाई? यू हैव गिवन टाइम टू इट। ओके, तो जितना कम टाइम, मैं बोलूँ कि भाई 10 सेकंड में बना के दिखा, तो भाई जो बनेगा वो 10 सेकंड जैसा ही होगा ना। ओके, सो मास्टरपीस जो होता है आर नेवर अर्जेंट। अर्जेंट बेस पे कुछ नहीं होता, इट विल टेक टाइम, एंड इफ यू वांट क्वालिटी यू हैव टू गिव टाइम। चलो फटाफट ये वो काम खत्म करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, काम को अच्छी क्वालिटी से कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट। दैट्स वाई मैं बताते रहता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिनिशिंग समथिंग एंड कंप्लीटिंग समथिंग। तुम्हारे सीनियर थे, उनको समझाया था, तो फिर एक भी चैप्टर खत्म हो, पहले से ही कोई भी खत्म हो, यस हमारा चैप्टर खत्म हुआ, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ, फिर वो सेंटेंस बोलना ही बंद कर दे। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ओके, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें कंप्लीट करना है, खत्म नहीं करना है। अरे खत्म तो क्या, स्कूल में खत्म होता है, आज शुरू किया और आज ही चैप्टर खत्म उसको खत्म बोलते हैं। हमें कंप्लीट करना है। मैं सारी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ और कोई भी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वैसा हो रहा है तो मेरा तो होता था खत्म तो सारे क्लास में नहीं, कोई कोई क्लास में ऐसे टीचर खत्म कर देते हैं। क्यों? उनका अलग प्रेशर है, वो अपने हिसाब से सही है, हम किसी को मतलब गलत या ये वो नथिंग, बट हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटी वर्क देना हो तो यू हैव टू गिव टाइम। ओके, सो वही है। तो कहाँ थे हम? ये सारी बातें क्यों की हमने? बैक्टीरिया और उसकी बात की, और हम बात कर रहे थे कि हर जगह बैक्टीरियाज और वो तो है ही और मरते ही है, तो एटलीस्ट सुबह प्रे करो और रात को प्रे करो गॉड को कि भाई ऐसे ऐसे। तो ये हम बोलते हैं ना, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो, तो जानने वाली तो तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें मच्छर काट रहा, मार दिया, और ये तुमने जान के मारा,
ओके, ये जान के मारा। और ये ब्रीद में गए, खाने में गए, चला तो चल के नीचे मर गए, ये सारे अनजाने में मर गए। ये ऐसे किया ना, 1 लाख मर गया, ये ऐसे किया ना तो मर गए। इतना डिटेल्ड है। ओके, तो अब तुम ऐसा नहीं बोल सकते मेरी बॉडी है, मैं जो चाहे करूं। ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, तो वी हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो फिर हम छोटे छोटे ऐसे जो सिन है उसके जो रिजल्ट आएंगे उससे बच सकते हैं। इसीलिए पहले के ज़माने में जब भी हम खेत जोतना स्टार्ट करते थे, मतलब प्लाविंग स्टार्ट करते थे, फार्मिंग के लिए प्लाविंग स्टार्ट करते थे, तो सबसे पहले पूजा करते थे कि फ्यूचर में अब हम ये करने वाले हैं जिससे उससे ये सॉइल में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे मर जाएंगे। फॉर दैट हम एडवांस में ही माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि ये काम करना भी ज़रूरी है। महाभारत में भी ऐसा है, कृष्ण जी ने पांडवों के पास करवाया है कि भाई पहले पूजा करो, यज्ञ करो, उसके बाद ये काम करना। ओके, दैट इज द थिंग। तो उससे क्या है, वो जो पाप आता है ना, वो जो सिन का, वो भी एक कर्मा है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में से फिर हम बच सकते हैं, क्योंकि तुम्हें करना नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। तो करना नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है, उसका सिन मतलब वो माफ हो सकता है। लेकिन तुम जानबूझ के अरे करना ही चाहिए ना, मच्छर तो मारना ही चाहिए, नहीं तो मार डालेंगे हमें, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, ये वो, मारना तो है ही, मारना तो है ही, लेकिन तुम्हारी इंटेंशन कैसी है? जहाँ मच्छर दिखे मारो मारो मारो, इंटेंशन ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है। भगवान ने ऐसे चीज़ बनाई ही क्यों है ऐसे, लाइक दैट। तो ये अंदर से इंटेंशन है और तुम मार रहे हो तो गए, फिर मतलब पाप लगेगा। लेकिन ओ भाई उठ जाओ, हटो, फिर से आ गए, अरे हटो रे, फिर से आ गए, मुझे अभी करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। प्रे कर लो कि भाई माफ़ कर दो और मार दो, और फिर लास्ट में रात में जो प्रे करनी है वो तो करनी है। सो उससे वो नहीं लगेगा। ओके, चलो, ज्ञान, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। ओके, तो एसिड क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है सारे ही बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फूड के साथ आते हैं उसको। ओके, सेकंड, इट कन्वर्ट्स द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। तो भाई पेप्सिन क्या काम करता था? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था, और प्रोटीन सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, हमने देखा था। तो पेप्सिन भी एक्टिव, पेप्सिन है तो सही लेकिन वो एक्टिव नहीं है। जब वो एंजाइम्स निकलता है तब वो एक्टिव नहीं है। तो वही चीज बताई है कि जो इनएक्टिव एंजाइम्स है पेप्सिनोजन, उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है कौन? एसिड। ओके, थर्ड, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, ये हमने पढ़ा था, एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड। एंड फोर्थ, इनसॉल्युबल मिनरल सॉल्ट्स गेट डिसॉल्व्ड इन एसिड। कि बहुत कुछ हमने एंजाइम्स निकले ये वो, फिर भी कई ऐसे हैं थोड़े जिद्दी जो इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल हो ही नहीं रहा है। और इनसॉल्युबल है तो फिर भाई उसकी एनर्जी हमें मिलेगी कैसे? हमारी बॉडी को वो इनसॉल्युबल है तो वो मिलेगी नहीं। वो जो विली है, विली जो इंटेस्टाइन की सरफेस पे है, तो वो एब्जॉर्ब ही कैसे करेगी अगर वो सॉलिड का सॉलिड बना पड़ा है, इनसॉल्युबल है। तो एसिड होगा तो उसमें सब कुछ ही क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। और अब सॉल्युबल हो गया तो वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो एनर्जी मिल जाएगी। अंडरस्टूड? पक्का पता चला? तुझे पता ना चले तो ऐसे तो हमने सब कुछ डिस्कस किया है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, तो हमने ये देखा था एक पॉइंट बुक में, एक ये पॉइंट देखा था बुक में, एंड बस यही देखा था। तो तुम्हें 2 पॉइंट हमने डिस्कशन के टाइम पे देखे थे, दूसरे 2 एडिशनल है। क्या कि भाई कन्वर्ट्स इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू द एक्टिव एंजाइम, मतलब कि इनएक्टिव पेप्सिन, ये याद ना रहे ना तो पेप्सिन लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दो, वैसे कुछ याद ना रहे वैसा है नहीं, लेकिन तुम इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। और इनएक्टिव पेप्सिन लिखो या पेप्सिनोजन लिखो, नाइट्रोजन पेप्सिनोजन लिखो, चलेगा। एंड लास्टली जो इनसॉल्युबल मटेरियल्स है
उसको एसिड सॉल्युबल कर देता है। डन। तो ये दो हमने देखे थे, और दूसरे ये दो जो है दे आर दी एडिशनल। नेक्स्ट, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन रह गया। अच्छा, इसके बात कर लेते हैं। तो कैसे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने देखा था कि अगर सेल्यूलोज जो खाते हैं वैसे एनिमल्स हैं, उनके लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। ओके, वो हमने देखा था। एंड दूसरा हमने देखा कि जो नॉन वेज खाते हैं, मीट खाते हैं, नॉन वेज इन द सेंस जो मीट खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो उनको उतने ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की ज़रूरत नहीं है, तो उनका से 2 फीट और 2.5 फीट में कंप्लीट हो जाता है, और हमारा तो 6-7 फीट से तो स्टार्ट होता है। ओके, सो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वही चीज़ है। और क्या पूछा है, हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड कैसे है स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड। तो वही विली वाला ही लिखना है कि उसकी सरफेस, उसकी वॉल पे विली होगी, और विली के ऊपर भी क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगी। तो वो ब्लड वेसल्स, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो सारा ब्लड वेसल्स थ्रू चला जाएगा ब्लड में। ओके, वही चीज है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली which increase the surface area for absorption. शॉर्ट में खत्म कर दिया है, बट आफ्टरवर्ड्स इफ यू वांट टू ऐड कि तो भी लिख सकते हो कि जो वॉल है, वॉल के ऊपर यही विली स्ट्रक्चर होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया वही, कि वॉल के ऊपर ही ये विली स्ट्रक्चर होता है, और विली के ऊपर अगेन ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये ब्लड वेसल्स थ्रू ये फूड चला जाता है कहाँ पर, मतलब विली थ्रू आया फूड, और विली के बाद क्या, तो विली के बाद ब्लड वेसल्स है, तो ये फूड ब्लड वेसल थ्रू कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। ये लिखना हो तो लिख सकते हो। ओके, देख लो मार्क्स कितने एलोटेड है। इतना लिखोगे तो 1 मार्क का होगा तो इतना चलेगा, 2 मार्क का हो तो ये दूसरा एक सेंटेंस भी लिख लो, 2 मार्क का हो तो भाई मतलब यू हैव टू सी दी कंटेंट। ओके, थोड़ा ज्यादा लिखोगे तो चलेगा, कम लिखोगे तो डाउट रहेगा कि यार इसमें कितने देंगे, तो इससे अच्छा है थोड़ा ज्यादा लिख लो। इतना ज्यादा भी मत लिखना कि पेपर छूट जाए। ओके, वो टाइम हमेशा देखते रहना है। हाँ, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, भाई डाइजेस्ट करना और क्या। ओके, तो चलो, और मतलब सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देना है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलाइज और से डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। हम बोलते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना, वही चीज है। ओके, तो कौन है वो डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट कौन कौन से है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, देखा था हमने। ओके, तो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपल कंपोनेंट्स और से सिंपल शुगर और से जो सॉल्युबल भी हो, जो एब्जॉर्बेबल भी हो, इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, उनमें कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो इंटेस्टाइन में से फिर कितने सारे हैं हमारे एंजाइम्स तो निकलते रहते हैं, मतलब स्टमक के अंदर पर्टिकुलरली इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है उसमें से भी एंजाइम्स निकलते हैं, और से पेनक्रियाज में से एंजाइम्स निकलते हैं, और से लीवर में से एंजाइम्स निकलते हैं, तो सारे के सारे उसी में आ गए। ओके, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। What advantage over an aquatic organism? ये क्यों किया मैंने, यहाँ पर तो क्वेश्चन ही नहीं। What advantage? किस चीज का एडवांटेज? Over an aquatic organism does a terrestrial organism. ये हाँ भाई, एडवांटेज, हाँ, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have?
विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये तो हमने, ये बहुत सिंपल हमने डिस्कस किया था कि हमारे लिए तो भाई ऐसा खुला पड़ा हुआ है ऑक्सीजन, अच्छे से ब्रीथ करो, फुल जितना चाहिए उतना। उनके लिए ऐसा है नहीं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्युबल ऑक्सीजन होता है वाटर में, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीथ रेट होता है उनका। ये भी देखा था हमने क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी में भी देखा था हमने। एक्टिविटी में क्वेश्चन आंसर था कि भाई वो एक्वेरियम है, उसको ऑब्जर्व करो, देखो कि कितनी बार वो धक 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 मतलब कितनी बार मुंह खोल रही है फिश ब्रीथ करने के लिए, और फिर तुम नोटिस करो कि तुमने कितनी बार ब्रीथ किया। तो हमने बोला था कि वो अराउंड 70-75 टाइम्स मुंह खोलती है, और हम लोग अराउंड से 15-17 टाइम्स ब्रीथ करते हैं इन 1 मिनट। याद है ना लास्ट लेक्चर? कहाँ पहुंचे? बस तो वही चीज है। The amount of dissolved oxygen is fair low in aquatic environment as compared to the amount of oxygen in the air, and so the terrestrial मतलब जमीन पे रह रहे लोगों को fulfill, लोगों in the sense animals को fulfill their oxygen demand with low breathing rate as compared to the aquatic organism। aquatic organisms की कंपेयर में हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, रेट टाइम वो कम है, वो लो है, आराम से ब्रीथ करो क्योंकि फुल है इसलिए। ओके, ऐसा समझो कि तुम्हारे पास बहुत बहुत सारा, तुम थोड़ा, हाँ मतलब ये गलत एग्जांपल था, जैसे कि तुम थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूसली खा रहे हो। कोई होते हैं ऐसे नेचर के भी लोग होते हैं कि कंटिन्यूसली थोड़ा, उनको मतलब ऐसा नहीं कि 3 बार खाना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, फिर 5 बार। जो डाइटिशियंस होते हैं वो 5 टाइम्स खाने को बोलते हैं कि भाई सबसे पहले ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उसके बाद 2 घंटे बाद मॉर्निंग स्नैक्स होना चाहिए, फिर लंच होना चाहिए, फिर इवनिंग स्नैक्स होना चाहिए, और फिर डिनर होना चाहिए। डाइटिशियंस ऐसा देते हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट रिसर्च जो हो रहे हैं तो बोल रहे हैं कि कम खाओ लेकिन ज़्यादा बार खाओ। थोड़ा कम ब्रेकफास्ट तुमने ऐसे दबा के किया, अब डायरेक्ट लंच, तो ऐसा करो ब्रेकफास्ट को 2 पार्ट कर दो, एक पार्ट अभी खाओ, दूसरा पार्ट से मॉर्निंग स्नैक्स 1-2 घंटे बाद खाओ। ऐसा करेंगे ना, हम लोग के लिए ये 3 टाइम वाला ही सही है। मतलब डिपेंडिंग, अगर किसी को पर्टिकुलरली बॉडी वेट लॉस करना है और पर्टिकुलर कुछ करना है एक्टिविटी, उसके लिए सही है अगर वो फॉलो कर पा रहे हैं तो। लेकिन अगर तुम नॉर्मल डे टू डे रूटीन है हमारा और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो 3 टाइम्स इनफ। एक्चुअली हमारे स्क्रिप्चर से उसमें तो 1 टाइम ही बोला था। पता है वो स्टोरी शिवजी और नंदी वाली? वो मतलब कल्चर आगे बढ़ रहा था तो सब लोग आए और सेजीज आए और सब लोग आए और बोले कि ऐसे आए, कैलाश पे गए, बोले कि अब खा तो लेंगे हम, लेकिन कैसा खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, ये सब तो हमें पता ही नहीं है। स्टार्टिंग जब सब हो रहा था तब स्टोरी है। तो भगवान को पूछ के आओ कि क्या करें। तो नंदी जी ही है, तुम कुछ भी बोल लो कि भगवान के दूत है, उनके वेहिकल है, उनके डोर कीपर है, सब कुछ वही है। ओके, तो बोले ठीक है मैं पूछ के आता हूँ। गए और भगवान को पूछा कि क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, सब कुछ पूछा शिव जी से। तो शिव जी ने बता दिया। अब वो सब हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये अभी जो हमने बताया वो डिस्कस करें। तो शिव जी ने बोला कि बोला उन लोगों को कि एक टाइम खाना है और तुम लोग पूरे दिन पता नहीं कैसी कैसी एक्टिविटी करते रहते हो, तो 3 टाइम्स स्नान करना है, बाथिंग करना है। ओके, तो बोले कि ठीक है मैं उनको जाके बता देता हूँ। तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ जैसा हो गया। तो बोले कि एक टाइम खाना है और 3 टाइम नहाना है। एक टाइम खाना है 3 टाइम नहाना है, एक टाइम खाना है 3 टाइम नहाना है, एक टाइम नहाना है और 3 टाइम खाना है। हाँ, एक टाइम नहाना है और 3 टाइम खाना है, ऐसा हो गया। ओके और फिर हम ऐसे स्टार्ट कर दिए कि एक टाइम नहाते हैं और 3 टाइम खाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या था सोचो कितना ज्यादा खाते हैं हम। 3 बार नहाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में कितना कुछ होता रहता है। ओके, सपोज स्वेटिंग होता रहता है, कुछ एक्टिविटी की कितना मतलब गंदगी ही पड़ी हुई है हमारी बॉडी में। अंदर तो तुम देख नहीं सकते, अच्छा है कि हम अंदर देख नहीं सकते, अदरवाइज ऐसा है ये हमारी बॉडी है, ये ऐसे लगेगा
ओके, तो अच्छा है कि हम देख, जस्ट लाइक ऐसा समझो कि हम खाना खा रहे हैं और फिर टॉयलेट गए, यूरिनेट करने गए, तो वी डोंट लाइक टू सी। कौन देखेगा भाई, सुबह सुबह मुझे यही देखने का क्या, वो डायलॉग नहीं है। ओके, तो कितना हमें ऐसे कि क्या है ये, सोचो वो हमारे अंदर था, वो क्या है ये जो बोल रहे हैं ना, वो हमारे अंदर था। और जो खाना खाया है ना, वो जो इनसॉल्युबल फूड है, वो है वो जिसको हम इतना ऐसे देख रहे हैं, ऐसी फीलिंग से, ऐसे इमोशन से देख रहे हैं, वो एक्चुअली हमारी ही बॉडी का पार्ट था। ओके, थोड़े टाइम पहले, और अभी पार्ट नहीं है। जैसे कि अभी किसी का दांत, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो है एग्जाम्पल आया कि किसी का दांत बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, एज हो गई है, सपोज 50 इयर्स हो गए या 55 इयर्स हो गए, और अब दांत टूटने वाला है, लेकिन हिल रहा है, टूट नहीं रहा, बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। अब डॉक्टर के पास गए, क्या करें डॉक्टर, ये तो इतना हिल रहा है। बोले निकालना पड़ेगा। अरे भाई जो करना है करो, निकालो इसको, निकाल दो। बोले पक्का निकाल दे, खाना पीना हो ऐसे, अरे जो करना है करो, लेकिन इसको निकालो यहाँ से। अब सोचो, जिस दांत ने तुम्हें पूरी जिंदगी भर चबा चबा के डाइजेस्ट करने में हेल्प की, कितनी मदद की खाना खाने में, उसको तुम बोल रहे हो निकालो निकालो, और फिर निकाल दिया। मुझे नहीं देखना, फेंको इसको। लाइक दैट, जो तुम्हारी बॉडी का पार्ट था, जिसने तुम्हारा साथ दिया, अब हम क्या बोलेंगे, फेंको उसको, ऐसा ही बोलेंगे। अरे ये तो छोटी बात है, हमारी जब डेथ हो ना, तो हमारे ही घर के लोग बोलेंगे बॉडी को ले जाओ भाई। लाइक दैट, कोई रखेगा नहीं, भले ही कितने ही अटैच हो तुम लोग, मतलब हम लोग कितने ही अटैच हो, कोई रखने भी नहीं देगा। और हम अटैचमेंट के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, अगर हम रख सकते तो रखते, वो थोड़ी देर के लिए वो अटैचमेंट है, इसलिए बाद में हम ही बोलेंगे ले जाओ भाई। क्यों, कुछ है ही नहीं, ना बोल रहे हैं ना कुछ नहीं, ऐसे का ऐसा ही है, देख के रोते रहोगे। एंड अभी लाइफ नहीं है, अंदर ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही डेथ होती है तो बॉडी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्मेल आती है, बॉडी स्वेल कर जाती है। ओके, बहुत कुछ होता है। तो ये जो बॉडी का बॉडीली प्लेजर जो हम लेते हैं ना, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है या दूसरे की बॉडी बहुत अच्छी है, सो वो लेने जैसा है नहीं एक्चुअली। ओके, बहुत डिटेल में चले गए आज, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, तो बात क्या कर रहे थे हम, बात क्या कर रहे थे? फिश ब्रीथ फास्ट। हाँ हाँ, फिर उसके बाद कहाँ चले गए थे? शिव जी स्टोरी एक एक टाइम, बार 3 बार। हाँ वो तो सही है, लेकिन वहाँ कहना क्या चाह रहे थे, क्यों गए हम वहां से? कहाँ है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फुलफिल देयर ऑक्सीजन डिमांड, तो यही क्वेश्चन अभी हमने देखा ना। हाँ, तो वॉट एवर, कोई भी वे में गए हुए हो, इंफॉर्मेटिव ही था। ओके चलो, तो ये ऐसी बात है सब। हाँ, वहां से कहाँ चले जाते हैं? What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in the various organisms? पूरा का पूरा छाप देना है। Again very important question, जैसे वो एसिड वाला very important question था, this is also very important question। पूरा ये तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए। एरोबिक, एनारोबिक और वो मॉडरेट वाला था ना, थोड़ा इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो वाला। ओके, जिसमें एसिड रिलीज होता है और हमें पेन होता है। ओके, वो वाला। सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं। ईस्ट, जिसमें दारू बनता है, दैट इज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। एंड प्रेजेंस हम लोगों के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये लिखना तो अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। जो माइटोसेल के अंदर साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, वो भाई क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो तो हम बाहर निकाल देते हैं, वाटर और एनर्जी को स्टोर रखते हैं। ओके, और एक है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल, ये भी लिखो, इन अवर मसल सेल्स में ऐसा होता है। क्रैम्प, बहुत ज्यादा तुम दौड़े, बहुत ज्यादा भागे, बहुत ज्यादा साइकिलिंग की, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की, उठक बैठक की,
अभी तुम्हारी तो स्टार्ट नहीं हुई, थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करते हैं ओके, तो बहुत ऐसे हमने बहुत कुछ किया ऐसे, तो क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, तो क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज होती है, और ये लैक्टिक एसिड की वजह से जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है पायरुवेट में से बना हुआ है, उसकी वजह से, ये लैक्टिक एसिड की वजह से हमें पेन। ये क्या बोल रही है? ओके, सो ये लैक्टिक एसिड की वजह से हमें पेन। अंडरस्टूड? पक्का पता चल गया? ओके, फिर ये ओके, ये वाला। हाँ, सो हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? तो पूरा वो ये तो छोटे में खत्म कर दिया है, बट हमें पूरा लिखना हो तो पूरा के नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल में से लंग्स में से मतलब एल्वियोली से फिर ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन, फिर वहाँ से पूरे सारे सेल में जाएगा, सेल में से वापस CO2 लेंगे, वापस रिवर्स प्रोसेस पूरी वो लिख सकते हैं हम। और जो ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में पर्टिकुलरली कौन होता है जो पकड़ लेता है उसको, ऑक्सीजन को? हीमोग्लोबिन। और उसकी वैल्यूज भी हमने देखी थी कि सब में, मतलब जनरली फीमेल में ज़्यादा होती है, मेल में? मेल में, यस, मेल में हीमोग्लोबिन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और फीमेल में थोड़ी कम होती है उसमें। और वही चीज़ हमने एनिमल्स में भी देखी थी, और एनिमल्स में भी सेम प्रोपोर्शन चलता है, वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। नाउ इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ओके, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी अट्रैक्शन, ओके, ये वर्ड लिख लिया ना तुमने, सो गुड, वेरी गुड, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सो इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ये भी है इंपॉर्टेंट चीज। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा, ओके, एंड हेंस इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। तो वो भी मतलब डिसॉल्व ही हो जाता है, सब जो भी हो सब कुछ ब्लड में ही डिसॉल्व होता है। अंडरस्टूड? ओके, तो 1 मार्क में हो तो ये लिखो, 2 मार्क में हो तो भी ये तो लिखो, और साथ में थोड़ा एडिशनल लिख देना हो कि नोस्ट्रिल्स में जाके, लंग्स में से, एल्वियोली में से, देन ब्लड में भी हीमोग्लोबिन वो पास हुआ, सब सेल्स को मिला, एंड देन वापस रिवर्स साइकिल। थोड़ा एक्सटेंड करना हो तो क्या एक्सटेंड करेंगे, नया क्या लिखेंगे? ये तो लिखना ही है, थोड़ा आगे पीछे का जो हमने पढ़ा है चैप्टर में वो लिख लो, ज्यादा मार्क्स में पूछे तो। ओके, हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस? ओके, कैसे डिजाइन किया हुआ है? डिजाइन मतलब क्या, वो जो पाइपलाइंस है, ओके, जिसमें से विंड पाइप्स है हमारी, धीरे धीरे करके छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती है, एकदम छोटी छोटी, मतलब पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे एकदम लास्ट में से फिर एल्वियोलीज आती है, ओके, कैपिलरीज वे, आर्टरीज और सब हमने देखा था, वेन और the respiratory passages in the lungs divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in a balloon-like structure called alveoli. ये इसको मत भूलना, इसके लंग्स वाले आंसर में एल्वियोली आना ही चाहिए, ओके, और स्टमक इंटेस्टाइन वाले क्वेश्चन में विली आना चाहिए। The alveoli present in the lungs provide the maximum area for exchange of gases in lungs. Understood? Simple है, डिस्कस किया ही था हमने। ये बज रहा था, डन? अब क्या क्वेश्चन है? What are the components of the transport system in human? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है भाई? ब्लड और वाटर तो है ही, ओके। अब ब्लड में भी हमने देखा था हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, प्लाज्मा भी है, तो वो सारी बातें हमें देखनी है। एंड व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ दिस? ओके, अगेन इंपॉर्टेंट, एक एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, बताओ क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। ब्लड में
ओए। ब्लड में होता है प्लाज्मा, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल और सिंपली लिख दो रेड ब्लड सेल, ओके, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स। तो लिखना है हमें, ये दो तो हमने पढ़ा ही था, ये दो भी लिख देना है। प्लाज्मा acts as the fluid transport medium of various materials, transport of food, CO2, salts and nitrogenous waste, ओके। प्लाज्मा ये ट्रैवल करेगा, फंक्शन उसके ये है। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल, वहीं पे हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं, तो आरबीसी। व्हाइट ब्लड सेल फाइट विद द इन्वेडिंग पैथोजेंस, तो व्हाइट ब्लड सेल बहुत जरूरी है, ओके। जैसे हम बोलते हैं ना कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, मतलब कम क्या हो गया, रेड ब्लड सेल कम हो गया। ऐसे देखते हैं, ऐसे हाथ देखते हैं, बताओ तो तुम्हारे हाथ तो भाई थोड़े पिंकिश होंगे ना, दैट इज गुड, और अगर व्हाइटिश और येलोइश हो गए ना, दैट इज नॉट गुड। देखो सब देखो अपने हाथ, थोड़े पिंकिश हो गए, जैसे कि देखो ये इसको ऐसे थोड़ा मोड़े ना, तो देखो जो पिंक होगा ना वो भी व्हाइटिश येलोइश हो जाएगा। अगर थोड़ा मोड़ो और ऐसा करो ना, ऐसे ऐसे एकदम नॉर्मल है तो सब पिंक लग रहा है, सीधा किया, थोड़ा स्ट्रेस किया ना, तो येलो और व्हाइट दिखने लगता है, ओके। तो जितने ज्यादा पिंकिश हो दैट इज गुड। पिंकिश इन द सेंस, पिंकिश मतलब क्या, के अंदर आरबीसी ज्यादा है इसलिए। और अगर नहीं हो रहे हैं, पूरा व्हाइट व्हाइट जैसा ही दिख रहा है, तो हीमोग्लोबिन कम है, ओके, जो कम होना चाहिए नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन देखो मेन फंक्शन ही ये है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो भाई ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, क्या सेल काम करेगी बॉडी, लेकिन सारे सेल अच्छे से काम नहीं करेंगे, डिजीज ये वो, इम्यूनिटी कम, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो इम्यूनिटी अच्छी, हीमोग्लोबिन अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, और उसके लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड खाने चाहिए, ओके। जैसे एक मैंने बताया था, दैट इज बीट, ओके, बीट, कैरोट, ओके, कैरोट ऐसे बोल गया तो बीट, कैरेट, ओके, वो खाने चाहिए, ओके। चलो, तो इन्वेडिंग पैथोजेंस, जो भाई बाहर से कुछ आ गए हैं, उनके साथ लड़ने के लिए क्या चाहिए, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और से व्हाइट ब्लड सेल चाहिए। तो WBC भी होना जरूरी है। अगर तुम्हें किसी का वायरस, बैक्टीरिया कुछ ना कुछ लग गया, तो उसके साथ लड़ने के लिए, जैसे कि कोविड का टाइम चल रहा, तो लड़ेगा कौन, आरबीसी नहीं लड़ेंगे भाई, आरबीसी लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे ये व्हाइट ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ओके। तो वो भी जरूरी है, बैलेंस होना चाहिए। और बाकी है प्लेटलेट्स, वो लीकेज वाला, पंचर वाला केस, ओके। सो हेल्प इन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग द इंजरी। पाइपलाइन है और पंचर हो गया है, तो वहां जाके सब चिपक जाएंगे, वो पंचर बंद कर दिया, ओके। तो वो है हमारे प्लेटलेट्स, इंपॉर्टेंट, ऑल आर इंपॉर्टेंट। ये दो हमने चैप्टर में देखे थे और ये दो नहीं देखे थे, लेकिन वो दो भी याद रख। सिंपल तो है, क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है और इन्वेडर्स जो होते हैं उनके सामने लड़ना है, ओके। हार्ट, पता ही है, पंपिंग द ब्लड, इट एक्ट्स एज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन। देन ब्लड वेसल्स, तो ये भी बेसिक है सारा। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ओके, हार्ट से दूर ले जा रहा है। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। तो चलो बताओ, ऑक्सीजनेटेड कौन सी और डीऑक्सीजनेटेड कौन सी? ऑक्सीजनेटेड आर्टरीज और डीऑक्सीजनेटेड वेन्स, करेक्ट। ऑक्सीजनेटेड आर्टरीज और डीऑक्सीजनेटेड और से CO2 रिच वाली कौन सी? वेन्स, ओके। कैपिलरीज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। छोटी छोटी, जो बहुत ज्यादा छोटी छोटी हो जाती है, उसको हमने क्या बोला था? कैपिलरीज। मतलब इतनी छोटी है, सपोज यहाँ पाइपलाइन में इसमें सब कुछ जा रहा है, और ये मेरी कंपेयर में, सपोज मैं सेल हूँ, मैं इतना बड़ा सेल और ये इतनी छोटी सी, इसके अंदर से कुछ जा रहा है तो ला भाई खा लिया, ओके, लाइक दैट। बहुत ज़्यादा छोटी होती है, ओके। हमने देखा था कि ये जो कैपिलरीज है उसकी थिकनेस कैसी होती है, वन सेल की जो वॉल की थिकनेस होती है वैसी थिकनेस होती है। तो मतलब ये कंपैरिजन तो बहुत ज़्यादा हो गया ओके, समझ में आया? ओके। लिम्फ, भाई लिम्फ एकदम लास्ट में देखा था हमने लिम्फ, ओके, वो भी हमारा लिक्विडियस फ्लूइड है। सो कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेनेज, क्या लिखा है? ड्रेन्स, यस, ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। जो
एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट का जो वाटर है और जो इंटरसेल्यूलर, वो यहाँ पे यही कलर से ऐसे फिगर बनाई थी, याद है, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके। और फिर क्या कि इन लोग ने जो भी कुछ एक्स्ट्रा दिया वो सब यहाँ गया और यहाँ से वापस डायरेक्टली लिम्फ, वो जो है वो क्या है, लिम्फ है। ओके, सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स, और सॉरी lymph that is carries digested and absorbed fat from intestine and drain excess fluid from intercellular space। मतलब ये देने की बात है। ये पहला है वो क्या है, वो जो कैपिलरीज होगी लास्ट में, जो कैपिलरीज होगी, कैपिलरीज थ्रू यहाँ पे सेल के, सपोज ये 3 सेल, ओ भाई क्या हो रहा है, डिजिटल टकरा रहे हैं। अच्छा चल, सो सपोज ये 3 सेल है, तो जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज में से निकलेगा, ओके, तो यहाँ सब कुछ आ जाएगा, तो ये सारा हो गया हमारा लिम्फ। ओके, मतलब सब कुछ जो आया काम का है वो अब ये जहाँ डाल दिया है, अब ये सेल वाले सेल जो है वो सब कुछ ले लेंगे। अब सेल के पास जो एक्सेस में है वो सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है, और अगेन लिम्फ उसको ले लेगी, इंटरसेल्यूलर स्पेस में से ले लेगी और बैक इनटू दी ब्लड में डाल देगा। कौन? लिम्फ। हमने देखा था प्लाज्मा जैसा ही होता है लेकिन कलरलेस होता है। ओके, याद आया ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Why is it necessary to separate oxygen? भाई क्यों जरूरी है? ऑब्वियसली CO2 चला जाएगा सेल के पास तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तो क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। ओके, सो इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज इट also allows a highly efficient supply of oxygen to the body, and this is useful in their high energy needs to maintain constant body temperature। तो ये तो पर्टिकुलरली उनके लिए ही है, लिखा हुआ है। ओके चलो, मैं तो कॉमनली बोल रहा था लेकिन लिखा हुआ है इन मैमल्स एंड बर्ड्स, तो उनके लिए क्यों जरूरी है? मैंने बोला वो हमारे लिए बोला, जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब वो हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, लेकिन पर्टिकुलरली मैमल्स और बर्ड्स के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, इसलिए। सो इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बिकॉज इट अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो ये तो पता ही है ना हमें, ऑक्सीजन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एनर्जी जरूरी है। क्यों एनर्जी जरूरी है? क्योंकि तुम्हें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करना पड़ेगा। ओके, बाहर का टेम्परेचर कम है उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब तुम जो मेहनत कर रहे हो, ओके, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है और सपोज अभी बाहर का टेम्परेचर 42 है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को 37 पे ही रखने की। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है? हायर टू लोअर फ्लो हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होता है? हायर टू लोअर फ्लो हो जाता है। दैट मीन्स बाहर तुम 42 में हो और तुम खुद 37 वाले हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, हीट आ रही है, तुम्हारे अंदर आ रही है हीट, तो फिर तुम क्या करोगे? बटर मिल्क पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो, बटर मिल्क पियो, तो बटर मिल्क पिया, ओके, और से वाइट कलर के कपड़े पहने जिससे हीट एब्जॉर्ब कर, वो पढ़ते थे ना हमें 8 9 में, वाइट कलर के कपड़े पहने, और से वो कौन से कॉटन क्लोथ पहने, ओके, जिससे इवोपरेशन जल्दी हो जाएगा। ये सारी रीजंस है, तो हम बॉडी को कूल रखने की ट्राई करेंगे। ये तो लास्ट ऑप्शन है एसी है। ओके, विदाउट दैट एसी को ऐसे हर जगह थोड़ी लेके जा सकते हैं। ओके, हाँ चलो, सो एंड दिस इज यूजफुल इन देयर, यही मेन रीजन तो यही है, दिस इज यूजफुल इन देयर हाई एनर्जी नीड्स फॉर द मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अंडरस्टूड? ओके, चलो, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्लांट हो, उसमें क्या है? कुछ नहीं है। पानी के लिए एक अलग सिस्टम है और खाने के लिए अलग सिस्टम है, जाइलम एंड फ्लोएम, वही लिखना है। So xylem tissues, that is vessels and tracheids, and phloem tissues, that is sieve tube and companion cells,
are the components of the transport systems in highly organized plants. Understood? These are the cells. ट्रैकियार्ड्स है तो ट्रैकियार्ड्स है, सीव ट्यूब है. सो जस्ट लाइक छोटे छोटे सेल जब बड़े बन जाते हैं तब उनको पर्टिकुलरली नेमिंग दी जाती है. ओके. देन ओ भाई ये रेफर वाला कहाँ से आ गया? हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन दी प्लांट्स? 48 एंड 49 ये नहीं मिलेगा. यस वो नहीं है तो हम ऐसे ही डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं. ओके. सो हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? तो कैसे ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स होगा कि हमने देखा था क्या देखा था? सबसे पहले वाटर देखते हैं. तो वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो हम देख रहे थे कि सबसे पहले तो सॉइल में जो पानी है अगर पहले छोटे प्लांट की बात करते हैं. छोटे प्लांट में क्या होता है कि सॉइल में अगर पानी है तो जो रूट है उसमें थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है इन द सॉइल एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है इन द रूट्स. सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वाटर विल कम इनटू द रूट्स एंड देन इट विल गो फॉर द सेम टाइप, फॉर द सेम मेथडोलॉजी. डिफ्यूजन से इट विल गो टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इन केस ऑफ अ स्मॉलर प्लांट. In case of higher plant, this method is not sufficient. Applicable तो है, यहाँ भी पानी तो जाएगा लेकिन एक लेवल तक जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा नहीं. So what is the solution of that particular thing? That is transpiration. कि जो भी excess जो भी water है किसके पास? लीव्स के पास. एनर्जी फोटोसिंथेसिस की तो एनर्जी भी मिलेगी, हीट भी बनेगी. ओके. मतलब एनर्जी और हीट और से वाटर भी बनेगा. सो जो उसके पास एडिशनल वाटर है वो स्टोमेटा थ्रू वो क्या कर देगा? एटमॉस्फेयर में इवोपरेट कर देगा. दैट मीन्स कि वहाँ पे एक अगेन वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हुआ. मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस पहले से तो था ही, जैसे पहले था नीचे तक आया है, जैसे हमने डिस्कस किया था क्लास में. ओके पहले थियरी क्लास में कि सपोज पहले डिफरेंस था 10 एंड से 5, तो 5 का डिफरेंस है. अब ये 5 में से इसने और पानी खत्म, पूरा का पूरा पानी खत्म कर दिया, या फिर सिर्फ एक रखा हुआ है, 1 लेवल का रखा हुआ है. तो अब डिफरेंस हो गया 10 एंड 1, तो डिफरेंस हो गया 9 का. पहले 5 का डिफरेंस था, अब 9 का डिफरेंस, तो अब और पानी ऊपर तक जाएगा. ओके. तो ये था हमने देखा था जाइलम थ्रू. ओके. तो ये था वाटर. और फूड का, तो फूड का हमने देखा था कि फ्लोएम थ्रू कैसे होता है कि पहले फोटोसिंथेसिस हो जाता है, फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी एनर्जी होती है वो एनर्जी पहले तो लीव्स में होती है, फिर लीव्स के बाद ब्रांचेस, ब्रांचेस के बाद टुवर्ड्स द रूट्स सब जगह जाती है. और ये प्रोसेस को हम बोलते थे, क्या बोलते थे? ट्रांसलोकेशन. याद आया? ओके. तो ये प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन और ये ट्रांसलोकेशन. मुझे वही लगा कि ट्रांसपिरेशन. हाँ ट्रांसपीरेशन ये पानी वाला, ट्रांसलोकेशन ये फूड को सब जगह भेज रहे हैं वो. ओके समझ में आ गया. तो फ्लोएम जाइलम वाली वो बात पूरी लिख देनी है. एंड हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? अगेन सेम. ये तो वाटर एंड मिनरल्स तो वो जाइलम थ्रू, और ये फूड वो फ्लोएम थ्रू. समझ में आया? ओके. सो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन्स. अगेन वैसा ही आया वापस. 57 एंड 58 ये रहा. 58 तो है, तो ये है, तो 57 भी होगा. यस. सो देखो स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन देखा था हमने, वो अभी जो फिगर ड्रॉ निकाली थी. नेफ्रॉन हमें पता है कैसे होता है, तो जो ऑलरेडी फिगर है एक्सप्लेन करनी है, ड्रॉ करने को पूछा नहीं है. लेकिन अगर ड्रॉ करने को हो तो भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ा बहुत, एग्जैक्ट नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, कि भाई ऐसे गोल बना दिया, बाउमेंस कैप्सूल बना दिया, रीनल आर्टरीज बना दी, वो फिल्ट्रेट यहाँ से जाएगा, ये पूरी डक्ट है. ओके. रफ एकदम, मतलब थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पता, वैसा नहीं होना चाहिए. ओके. एंड आई वॉज थिंकिंग कि आई एम प्लानिंग टू डू से सम एडिशनल वर्क फॉर यू, कि ये जो मैं तुम्हें टेस्ट में तो पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स
मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछता हूँ टेस्ट में तो, बट आई वाज थिंकिंग कि जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे मैं सर्च करते रहूँ और उसका भी वीडियो ही बना दूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ से चैप्टर नंबर 1. So suppose if you want to read particularly those questions in the last day, tomorrow exam है, okay, कल स्कूल में एग्जाम है सपोज और आज तुम्हें पढ़ना है, तो तुम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ी पढ़ोगे, वो तो आते ही है ना भाई. ओके तब तुम थोड़ी पढ़ोगे कि भाई कहाँ से होता है, मतलब क्या है एल्वियोली से कैसे अभी जो हमने छोटे छोटे क्वेश्चन देखे, अभी जैसे वो एकदम सिंपल क्वेश्चन देखा, पता कैसे चलेगा कि लिविंग है या नॉन लिविंग. वैसे क्वेश्चन पढ़ना नहीं है जब नेक्स्ट डे एग्जाम है. क्यों भाई, टाइम कंज्यूम होगा ना उसमें भी. तो फिर तुम्हें पर्टिकुलरली देखो इंपॉर्टेंट सब कुछ है. जैसे मैं बताता हूँ कि पेज वो जो तुम्हारा कवर पेज है वो लास्ट कवर पेज से फर्स्ट कवर पेज तक बीच में जितना भी है सब कुछ इंपॉर्टेंट है. तो मैं जो बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर करो या फिर इम्पोर्टेंट करो, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, सिर्फ उतना करो वैसा तो मैं हरगिज नहीं बोल रहा हूँ, वैसा तो है ही नहीं. सिर्फ उतना करोगे तो नहीं मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, स्कोर नहीं होगा, एकदम हाई क्लास स्कोर नहीं होगा, एवरेज मार्क्स आ जाएंगे. एवरेज मार्क्स के लिए क्या, अभी अच्छे से ही पढ़ेंगे ना हम, बट अभी फुल स्टडी करो. एग्जाम के आगे जब तुम्हारे पास टाइम कम हो और पढ़ना बहुत ज्यादा हो, तब पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन के सपोज मैं बोल दूं कि सपोज ये चैप्टर है, ये चैप्टर में से तुम्हें 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, तो वो 5 पढ़ो. फिर अभी पूरा पढ़ो, टेस्ट ले रहे हैं पूरा पढ़ो, स्कूल में भी टेस्ट ले रहे हैं समझा रहे हैं, तो पूरा पूरा चैप्टर पढ़ते जाओ. कल एग्जाम है, ये 5 पढ़ लो, नेक्स्ट चैप्टर, उसके 5 पढ़ लो, नेक्स्ट चैप्टर, वैसे करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो. और पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया फिर वापस लेंथी स्टडी करो, फिर पूरा पढ़ो कि भाई पूरा सिलेबस पढ़ लिया मैंने. अब कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसमें मुझे ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो पर्टिकुलरली वो चैप्टर का ये छोटे छोटे क्वेश्चंस और वो सब डिस्कस करो इन द सेंस स्टडी करो वो चैप्टर. फिर नेक्स्ट कौन सा है ये, तो उसमें जाओ. फिर नहीं बाकी सब तो आता है, ओके देन रिवाइज. फिर वापस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करो. ओके समझ में आया, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट क्या होगा कि सपोज कल तुम्हारा पेपर है और आज सपोज मैं बोलूँ कि आज सुबह से लेकर के कल दोपहर को तुम और से 10 o'clock को तुम एग्जाम देने जाओ, तब तक तुम्हें 5 बार रिवीजन करना है. तो कैसे करोगे 5 बार रिवीजन? थॉरोली रीड करते जाओगे, बुक का एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ोगे, होगा 5 बार. तो स्मार्ट वर्क भी करना है. ओके तो अभी से थॉरोली पढ़ो, तो जब फिर थोड़ा कम क्वांटिटी, जब टाइम कम है अपने पास तो कम क्वांटिटी पढ़ेंगे. कम क्वांटिटी पढ़ा तो आएगा वो तो लिखना ही है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उस दिन वो भी लिख देंगे. क्यों? क्योंकि पहले से हम थॉरोली पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, वो अप्लाई करना पड़ेगा. नहीं तो फिर लास्ट टाइम ऐसा इतना बड़ा सिलेबस 3 बार 5 बार रिवीजन कैसे? देखो किसी को पूछो, इंटरव्यू देखो, सबने 3 बार तो किया होता है. बोर्ड में जो टॉप करते हैं ना, उन्होंने मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन किया होता है, मिनिमम. पूरे सिलेबस का, हाँ टॉपर की बात कर रहा हूँ, बोर्ड टॉपर की बात कर रहा हूँ पूरे नेशन में और से पर्टिकुलरली स्टेट में. वो टॉपर्स जब मेहनत करते हैं तो पूरे सिलेबस का 3 टाइम्स मिनिमम हो जाता है, पूरा थॉरली वाला 3 टाइम्स. वैसे वो इम्पोर्टेंट वाला तो थोड़ा थोड़ा, थॉरली वाला भी 2-3 टाइम्स हो जाता है, तब जाके इतने मार्क्स आते हैं और टॉप करते हैं. तो पॉसिबल है, अगर और कोई लाया है हमसे पहले तो हम क्यों नहीं ला सकते. दो ही चीज़ ऐसे याद रखनी चाहिए कि अगर किसी ने तुमसे पहले करके दिखाया है देन यू कैन ऑल्सो डू इट, और अगर किसी ने भी तुमसे पहले करके नहीं दिखाया है सो इट इज़ वेरी गुड चांस टू बिकम द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट. ओके कि पहले तुम होंगे जिसने ये करके दिखाया. तो अगर कोई है तो मोटिवेट हो उससे, वो ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. और अगर कोई नहीं है, अगर किसी ने नहीं किया, अब तो अपन ही करेंगे, लाइक दैट. ओके चलो कहाँ पहुँचे हम?
कहाँ पहुंचे? 57 ये तो हो गया ना 57 57. अच्छा यहाँ नेफ्रॉन के बारे में. यस, सो नेफ्रॉन इज अ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन दी किडनीज. ओके, ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोजली टुगेदर. बहुत लार्ज, मिलियंस होते हैं, मिलियंस. एक किडनी में मिलियन, दूसरी किडनी में भी मिलियंस, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं. ब्लड को फिल्टर किया और जो भी एक्सक्रीट करना है, एक्सक्रीशन में आता है ना ये सब, तो जो भी निकालना है और जो वाटर में सॉल्यूबल है वो सारा यूरिन बनता है और निकाल देता है. ये मेन काम. किडनी एक घर है, ऐसा समझो. किडनी घर है और घर के बॉस है पापा, तो ये नेफ्रॉन पापा है. दिखते हैं कि हाँ घर है, घर है, घर बहुत तरक्की कर रहा है ये वो, लेकिन तरक्की करवाने वाले कौन है? पापा. वैसे यहाँ पे नेफ्रॉन. ओके, सो नेफ्रॉन इज अ लॉन्ग coiled tubular structure which begins with a cup shaped end called Bowman's capsule. ये लिखना है और लिखना ही है. तो यहाँ पे तुम्हारे 1 मार्क आ गया. Bowman's capsule को भूलना नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेफ्रॉन में. ओके, एंड इट एंड्स इन अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. ओके, तो हाँ बोलो पुष्टि, तुम कुछ बोल रही थी. અને ફર્સ્ટ ને સેકન્ડ આન્સર આવ્યા. સારું, કઈ નહીં. તો પછી હું એવું કાલે તને ડાઉટ સોલ્વ કરાવીશ. હા સારું છે દે બાબા. સારું, समझ में आया. ओके, सो अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज सीन इन द बाउमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमरुलस. ओके, जो एकदम ऊपर लिखा हुआ था ना रेड कलर का. ओके, सो दैट इज द ग्लोमरुलस. तो वो क्या है भाई? वो भी बहुत सारी कॉइल्ड ब्लड वेसल्स, मतलब वहां पे सारा ब्लड आएगा. ओके, तो वही चीज है. क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज सीन इन द बाउमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमरुलस. समझ में आया? ओके, तो ग्लोमरुलस एंड बाउमेन्स कैप्सूल, ये दोनों के बारे में तुम्हें लिखना है. ये रहा. ओके, सो ये बाउमेन्स कैप्सूल और ये है पूरा रेड कलर का, ये जितना भी अंदर है ना वो है ग्लोमरुलस. ये पूरा ग्लोमरुलस, मतलब वो आइटम तो वही है, मेन आइटम तो ग्लोमरुलस. फिर हम बोलेंगे बाउमेन्स कैप्सूल. जैसे कि नारियल है तो ऊपर का कवर जो है दैट इज बाउमेन्स कैप्सूल. अंदर का मटेरियल तुम वो कोकोनट खा रहे हो या कोकोनट पी रहे हो, दैट इज यहाँ पर ऐसा कुछ. ओके, ग्लोमरुलस. समझ में आया? सो दैट इज अबाउट द नेफ्रॉन. एंड उसी के बाद क्या है, 57 एंड 58 वाला भी है, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन. तो स्ट्रक्चर हमने अभी देखा, और फंक्शनिंग मतलब हाउ द यूरिन इज प्रोड्यूस्ड. तो हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड और नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, दोनों सेम है, क्योंकि नेफ्रॉन का फंक्शन ही है यूरिन को प्रोड्यूस करना, और यहाँ पे पूछा है हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस. तो अलग अलग वे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो यही आंसर. व्हाट, हाउ इज द यूरिन प्रोड्यूस, तो भी यही आंसर. तो अच्छे से द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन. क्यों, पहले तो पर्पस बताओ, क्यों बनाना है. मत बनाओ भाई, चलेगा क्या, जाते रहो, बट बनाना पड़ेगा. क्यों? वेस्ट के लिए. ओके, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. और अगर हमने ये नहीं किया तो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में घूमते रहेंगे, और घूमते घूमते वो ब्लड इतना खराब हो जाएगा कि हमारे सेल्स अच्छे से काम करेंगे नहीं. नाइट्रोजेनियस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज. यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स. कप शेप्ड बाउमेन्स कैप्सूल कलेक्ट द फिल्ट्रेट. तो बाउमेन्स कैप्सूल क्या करती है, फिल्ट्रेट को कलेक्ट करती है. ओके, सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, amino acid, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the coiled tube. तो जो coiled tube में वापस घूमेगा तब फिर से जो काम की चीजें हैं वो निकल जाएगी. देखो एकदम अच्छे से समझो, जैसे तुम चाय बनाई और चाय पीनी है, कप नीचे है,
और ऊपर वो तुमने छन्नी रखी हुई है, छन्नी फिल्टर, पता चला ना? हाँ, अब तुम चाय डाल रहे हो तो वो जो बड़ी बड़ी चाय है, चाय पत्ती एंड ऑल, इलायची, अदरक, वो सब ऊपर रह जाएगा। नीचे क्या गया? नीचे चला गया मिल्क, वाटर, टी, सब कुछ नीचे चला गया, जो इसमें से चला गया वो। ये जो नीचे चला गया वही फिल्ट्रेट है। समझ में आया? पहली बार जब हम फिल्टर करते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें फिल्टर हो जाती है, बड़ी बड़ी चीजें जो बड़ी बड़ी होती है वो। तो हमारे ब्लड आया, अभी ब्लड आया तो ये जो ग्लोमरुलस है वो क्या है? तो भाई कॉइल्ड है और इसमें बहुत सारी कैपिलरीज है, और कैपिलरीज में वो क्या होगा? ब्लड होगा ऑब्वियसली। इतना सारा ब्लड आया तो वो सारे ब्लड में से अभी हमें अच्छी चीजें रखनी है और बुरी चीजें निकाल देनी है। तो पहला फिल्टर हुआ, कहाँ हुआ? बाउमेंस कैप्सूल में, ग्लोमरुलस में ही बाउमेंस कैप्सूल में पहला फिल्टर हुआ, इसीलिए यहाँ लिख दिया है कप शेप बाउमेंस कैप्सूल कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ये पूरे को नेफ्रॉन बोलते हैं। अब पहला फिल्ट्रेट जो है कप शेप बाउमेंस कैप्सूल कलेक्ट द फिल्ट्रेट, तो जो भी ग्लोमरुलस में ब्लड आया और ब्लड आया उसमें से जो काम की चीजें हैं वो सब कुछ बाउमेंस कैप्सूल में आ गया। मतलब नीचे वाले कप में तुम्हारी चाय आ गई, वो कप है वो तुम्हारा बाउमेंस कैप्सूल है। समझ में आया? और जो चाय है वो तुम्हारी काम की चीज है। लेकिन ये जो ऊपर रह गया है वो ऊपर रह गया है वो काम की चीज है। हाँ ओके, चाय काम, इतनी चाय पीता हूँ कि चाय काम की चीज है। सुन ओके सो वैसे चाय काम की चीज है, लेकिन यहाँ पे हम वो यूरिन है एक्चुअली, हमारे कंपैरिजन में अभी वो यूरिन है, वो थोड़ा काम का है। ओके हाँ भाई। सो सबसे पहले वो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो काम की चीज है, इसलिए वो इनिशियल फिल्ट्रेट में आ गई, बाउमेंस कैप्सूल में वो फिल्टर हो गई। ओके, वो जो ऊपर की चीजें हैं जिसमें चाय पत्ती है, अदरक है, इलायची है, वो काम की है। क्या काम की है? भाई दूसरी बार भी चाय बनानी है। ओके, तो वो ऊपर आ गई, उसको तो हमने सेव कर लिया। अब बात ये है थोड़ी बहुत इलायची, थोड़ा बहुत अदरक, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो यूरिन में चला गया है। यूरिन में चला गया है मतलब वो चाय में चला गया है। समझ में आ रहा है? यूरिन चाय सब मिक्स मत कर देना। ओके तो यूरिन चाय मिक्स मत करना। ओके चलो तो ये जो चाय है हमारी, उसमें सब कुछ ही चला गया है, हमारी काम की चीज भी चली गई। तो मतलब ये यूरिन है, उसमें से जो काम का था वो तो ऊपर फिल्टरेट हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो छन्नी में से भी चला जाता हो, वैसी साइज का हो, वो तो नीचे उतर गया। तो मतलब यूरिन में अच्छी चीजें भी चली गई, तो ये तो नहीं चलेगा। ओके, तो उसको हम फिर से फिल्टर करेंगे, और वो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो ले लेंगे हम, और फिर जो बचेगा फिर उसको फेंक देंगे। मतलब ये चाय को हम फेंक देंगे, यूरिन को फेंक देंगे। समझ में आ गया? पक्का? ओके चलो, तो चाय याद रखना जब भी नेफ्रॉन का फंक्शन, यूरिन बनने का फंक्शन याद करना हो तो सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब ऊपर अदरक वाला, चाय पत्ती वाला, वो हमारे काम का, वो कहाँ हुआ? बाउमेंस कैप्सूल में हुआ। ओके, तो सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये काम की चीज है, नीचे चली गई चाय के साथ, तो अब उसको रीअब्सॉर्ब करेंगे हम, तो are selectively reabsorbed as the urine flows along the coiled tube। कौन सी coiled tube? ये समझ में है? तो ये जो coiled tube में जा रहा है मतलब आसपास ऐसे घूमती रही। इसको और भी डिटेल, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा डिटेल में समझ में आया। 11th-12th बायोलॉजी लोगे तो इससे भी ज्यादा डिटेल में आएगा। ओके, बायोलॉजी लिया तो मैंने किया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कंटेंट क्या है। ओके सो मैंने मैथ्स लिया था इसलिए। ओके, बट पढ़ना अब, पहले तो वो तो पहले की पढ़ाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाई होती है, अभी की नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाई होती है। ओके, बट दोनों में डिफरेंस है। ओके चलो, हाँ तो क्या होता है, और बायोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग है। पहले मुझे इतना पसंद हिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ये दो सब्जेक्ट्स मैं जब स्टूडेंट तो अभी भी हूँ, बट जब मैं स्कूल में था तब मुझे नहीं पसंद थे ये दो सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी।
लेकिन अब बहुत पसंद है, दोनों बहुत पसंद है। हिस्ट्री भी पसंद है और बायोलॉजी पसंद है। पता चलता है हाउ बॉडी वर्क्स। अरे अपनी बॉडी है यार, पता चलना चाहिए। हिस्ट्री इतना बायोलॉजी जितना क्लोज नहीं हुआ, बट यस इंडियन हिस्ट्री हो, काम की हिस्ट्री हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो नंबर्स याद रखो क्या हुआ। लेकिन अच्छा, गांधी जी यहाँ से यहाँ चल के गए थे, अरे यहाँ डांडी मार्च की थी, इतने लोग आगे बढ़े थे, ये सब जानने की बातें हैं, वो अच्छी बात है। और एक बहुत ही अच्छा कोट है कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा है। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि हिस्ट्री रिपीट ना हो इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जो अच्छी बातें रिपीट हो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बुरा हुआ है वो रिपीट ना हो, इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हमारे दिमाग में रहे, ओ भाई ये तो अंग्रेजों जैसा कर रहे हैं, रोको इनको, फिर से कोई हम पे ऐसा रूल ना कर। ओके चलो हम वापस यहाँ आते हैं। तो मैं बोल रहा था कि 11th-12th में और भी डिटेल में है, लेकिन मैं वो और भी डिटेल वाला भी तुम्हें थोड़ा दे रहा हूँ सो दैट तुम्हें समझ में आ जाए। ओके तो वो सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये तुमने याद रखा, ये चाय वाला एग्जाम्पल याद रखो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ओके तो क्या हुआ, वो ऊपर वाला अदरक और वो सब बाउमेन कैप्सूल में रह गया। अब जो चाय के साथ अच्छी अच्छी चीजें चली गई है, छोटी छोटी अदरक, छोटे छोटी से इलायची, वो सब भी मुझे चाहिए। तो उसको हमने और छोटी सी छन्नी, बहुत छोटी सी छन्नी जिसमें से वो पास ना हो पाए, उसमें से पास की चाय को। दैट मीन ये जो हमारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसमें से वो फिल्ट्रेट पास हुआ। तो इनिशियल फिल्ट्रेट में जो रह गया था, जो काम का था, सॉल्ट, एमिनो एसिड, प्रोटीन, ये जो पहला है ना वो तो भूल ही गया। ये जो ग्लोमरस है और जो बाउमेंस कैप्सूल में सबसे पहले ये अदरक रह गई, चाय पत्ती रह गई, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। वो क्यों फेंक देंगे भाई, ये काम की चीज है। ओके वो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, इनिशियल फिल्ट्रेट जो होता है उसी में होता है। फिर उसके बाद वाला भी जो जाता है उसमें भी एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, शुगर सब कुछ होता है, वाटर भी होता है। उसमें से काम का सब कुछ ले लिया, रीअब्सॉर्ब्ड एज यूरिन flows through coiled tube. Next, amount of water reabsorbed depends on the amount of water present in the body and amount of dissolved waste which is to be excreted. तो पानी कितना एब्जॉर्ब होगा उसकी डिपेंडेंसी किस पे है, सबसे पहले तुम्हारी बॉडी में कितना पानी है। बहुत ज़्यादा पानी है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा है, तो भाई ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब ज़्यादा यूरिन बनेगा, और ज़्यादा यूरिन बनेगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा जाना पड़ेगा और क्या, यूरिनेट करने। ओके दूसरी भी एक कंडीशन है, डिसॉल्व्ड वेस्ट कितने हैं। डिसॉल्व्ड वेस्ट तो मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारी डिसॉल्व्ड वेस्ट बहुत ज़्यादा है। डिसॉल्व्ड वेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो डिसॉल्व होने के लिए लिक्विड तो चाहिए, तो अब ये लिक्विड लाए, सपोज तुमने रेगुलर पानी पिया है, ज़्यादा पानी नहीं पिया है, रेगुलर पानी पिया है, लेकिन ऐसा कुछ खाया है जिसमें से डिसॉल्व्ड वेस्ट बहुत ज़्यादा बने। तो अब ये डिसॉल्व्ड वेस्ट है, उसको डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट तो चाहिए कुछ, तो वो सॉल्वेंट क्या बनेगा, पानी। तब भी तुम्हारी बॉडी में से ज़्यादा पानी चला जाएगा एज अ यूरिन। तुम सोचोगे अरे यार मैंने इतना पानी पिया नहीं फिर भी इतना यूरिनेट करने क्यों जाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे डिसॉल्व्ड सॉलिड ज़्यादा है, वो अकेले थोड़ी बाहर निकलेंगे यूरेथ्रा में से, कोई लिक्विडियस चाहिए ना, वो लिक्विड होगा तो जाएगा ना, तो व्हाट दैट सॉल्वेंट इज व्हाट, वाटर। इसीलिए यूरिन ज़्यादा बन जाता है। तुमने पानी ज़्यादा ना पिया हो तो तुमने रेगुलर पिया हो, रेगुलर जितना पीते हो उतना ही पिया है, फिर भी ज़्यादा बनेगा। समझ में आया, तो कभी कभी ज़्यादा क्यों हो जाता है। ओके समझ में आ रहा है ना, हाँ। ओके लास्ट, thus यूरिन इज फॉर्म्ड इन द बोथ द किडनीज। और एडिशनली दिया हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जानने के लिए जान लो। इन अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर daily. However, the volume of excreted urine is only a liter or 2 liter per 180 लीटर। कौन सा इनिशियल फिल्ट्रेट, मतलब वो अपना अदरक चाय पत्ती वाला, इतना ज़्यादा, वो सब काम की चीज़ें हैं, तो क्यों छोड़ दें हम यूरिन में, तो इसलिए हमने एब्सॉर्ब में ले लिया वो। एंड बाकी जो एकदम यूरिन है लास्ट वाला, जो कुछ काम का नहीं है, ओके नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, वो सब हमें चाहिए नहीं।
वो सब कितना होता है 1 लीटर और 2 लीटर अ डे. द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स. तो बाकी जो फिल्ट्रेट होता है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में वापस चले जाता है. ओके, मतलब 1 और 2 लीटर जो एक्सक्रीट करना है वही, फिर भी थोड़ा बहुत रह गया वो वापस किडनी ट्यूब्यूल्स में एब्सॉर्ब हो जाएगा. चलो ये यहाँ आ गया खत्म. 58. फिर क्या है ये 59. What are the methods used by the plant to get rid of the excretory products? भाई ये तो हमने देखा था लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर. ओके, कि भाई ऑक्सीजन पत्तों में से निकल जाता है, एकदम बाहर में एक लेयर बन जाती है, गम के तौर पे बाहर निकलता है, ट्रंक के ऊपर वो लेयर बन जाता है, वो सारी चीजें ही है. देखो ये पहला, unlike animals the plants do not possess battery low. ओम जय जगदीश हरे. हाँ, so do not possess any special organs, ये सब हमें पता है. O2 produced during photosynthesis by the green plants is set freely directly into the atmosphere. अभी इसके लिए क्या लिखें? O2 produced directly into the atmosphere through stomata, ऐसा लिखो. Through what? Stomata. Then plants remove surplus water by the process of transpiration through the stomata. आ गया stomata वापस. Sometimes plants store certain waste in the cells of their leaves, which are ultimately shed off. तो leaves भी पीले पत्ते हमने देखा था. Okay. Certain plants store waste in the cellular vacuoles of the cell, dead cell. याद है ना? Okay. लिख ही देता हूँ. Other waste products such as resin and gums, ये भी देखा हमने, वो भी स्टोर्ड होता है इन दी ओल्ड. ये इंपॉर्टेंट, इन दी ओल्ड xylem, जो पुराने हो गए. सबसे एंड में जो होते हैं ट्रंक के सबसे एंड में जो होते हैं वो वाले ओल्ड xylem. एंड प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम थ्रू रूट्स. बस वर्ड याद रखो, स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन, लीव्स, डेड सेल्स एंड रूट्स. तो याद रखो, मतलब ऊपर की बात करें तो भाई लीव्स आ गया, पहले ऊपर लीव्स है ऐसे समझ, लीव्स आ गया. फिर लीव्स में से ही स्टोमेटा हम लेंगे. ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन अलग है, वाटर निकाल रहा है, और स्टोमेटा से ऑक्सीजन भी निकलता है. तो 3 पॉइंट हो गए. एक तो अंदर लीव्स के अंदर स्टोर्ड होंगे और फिर वो शेड ऑफ हो जाएगा, येलो कलर का बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स में भर गया है तो वो लीव गिर जाएगा. ओके, तो वो हो गया पहला. देन ऑक्सीजन निकल रहा है स्टोमेटा में से, वो दूसरा. देन ट्रांसपिरेशन हो रहा है स्टोमेटा में से, वो मतलब वो पानी है, वो तीसरा. तो 3 तो यही हो गए. गम्स एंड रेजिन 4 हो गए. रूट में से भी निकल जाएगा, तो वो कितने हो गए? 5 हो गए. 5 ही है, 6 है? 6 है. तो भाई डेड सेल्स एकदम लास्ट में जो स्टोर्ड होंगे वो. डन. ओके, तो वो 6 वर्ड्स याद रखो, उससे पूरा याद रह जाएगा. ओके, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड? ये प्रोड्यूस तो हो गया है, रेगुलेटेड. द अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर is in the body, on how much dissolved waste is there to be excreted. More water and dissolved waste in the body will produce more urine. On the other hand, less water and less dissolved less urine. सिंपल है, अभी जो डिस्कस किया वही है कि मोर यूरिन कब होगा? जब तुमने ज़्यादा पानी पिया तब मोर यूरिन बनेगा. और पानी तो तुमने रेगुलर पिया, लेकिन डिजॉल्व सॉलिड्स तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा बने तब भी मोर यूरिन प्रोड्यूस होगा. तो वही चीज़ यहाँ पर वापस लिखी हुई है कि जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ, तो अगर बॉडी में ज़्यादा यूरिन है, ज़्यादा डिजोल्व सॉलिड्स है, तो ज़्यादा यूरिन बनेगा. और अगर बॉडी में कम पानी है और कम डिजोल्व सॉलिड्स बने हुए हैं, सो कम यूरिन बनेगा. वही चीज़ लिखी हुई है, सेम. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, रीअरेंज. ये शायद नहीं है बुक में, नहीं है ना? हाँ, देखते हैं. रीअरेंज द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये तो सिंपल है भाई. पहले कहाँ आएगा? ओ भाई बहुत हिलता है. पहले कहाँ आएगा? माउथ में, मुंह से ही खाएंगे हम. फिर स्टमक, एसोफेगस आएगा. ओके, फिर स्टमक आएगा. स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद
लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। रेक्टम क्या है? रेक्टम भी एक पार्ट है जिसमें सब कुछ स्टोर्ड होता रहता है। जैसे यूरिन है, हमने देखा कि यूरिनरी ब्लेडर जिसमें यूरिन इकट्ठा होता रहता है और फिर लास्ट में यूरेथ्रा थ्रू निकल जाता है बाहर। यूरिन के केस में हमने देखा, सेम केस में उसका नाम स्टूल है भाई, स्टूल टेस्ट। वो जो उस दिन में बात कर रहा था ना कि लेके जाना पड़ेगा, टेस्ट है वो। तो मैं उस दिन क्या बोला था? ये बोला था ऐसा ही कुछ था, बट एग्जैक्ट ये स्टूल टेस्ट। स्टूल मतलब वो पॉटी, ओके, पॉटी को क्या बोलेंगे? स्टूल। तो स्टूल टेस्ट, तो वो तो आया इसलिए बोला। हाँ, तो जैसे कि यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन इकट्ठा होता रहता है, वैसे ही रेक्टम में हमारा जो क्या बोलेंगे एक्सक्रीशन वाला जो प्रोडक्ट है, पॉटी, ये स्टूल क्यों क्या बोलेंगे? स्टूल। सो ये जो रेक्टम है वहां पे स्टूल इकट्ठा होता रहता है, एंड देन लास्ट में जैसे यूरेथ्रा थ्रू बाहर निकलता है यूरिन, वैसे ही एनस थ्रू ये स्टूल बाहर निकलता है। कितना क्यूट है देख। समझ में आया? ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है पता चल गया? एनस और रेक्टम में एनस एकदम लास्ट पार्ट है और रेक्टम एनस से भी पहले का पार्ट है जहां पे स्टोर्ड होता रहता है स्टूल। तो यही सीक्वेंस है। अभी और एनस लिखा होता तो वो लास्ट में आता। ओके, वो लिखा नहीं है तो रेक्टम लास्ट में आएगा। Where does the process of partial digestion of starch and protein takes place? तो भाई मुंह में और कहाँ? स्टार्च का स्टार्ट हो जाता है ना, सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी एमाइलेज। ओके, तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च माउथ में, और प्रोटीन का स्टमक में प्रोटीन का पार्शियल होगा, पूरा कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, अंडरस्टूड। सो आई थिंक कंप्लीटेड। सो विद दिस एक्सरसाइज बाकी है। यस, तो ये कौन से थे? इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस। चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, उसके हमने इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस आंसर डिस्कस किए। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड टुमारो ब्रिंग सम अदर थिंग आल्सो, क्योंकि यही सब चीजें रिपीट होने वाली है। यही सारी चीजें है क्वेश्चन के आंसर में, वही सारी। कुछ अलग होगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज सेम ही होगा वापस। जाइलम फ्लोएम वही है, नेफ्रॉन वही है। तो एक बार तो हमने पढ़ा कि चाय कितनी बार बनाएंगे। ओके, तो वैसा ही है। और क्या बोल रहा था मैं कि कुछ और लेके आना। क्या लेके आओगे? स्कूल में क्या चल रहा है? मैथ्स में चैप्टर 7 शुरू करना। मैथ्स में बस, तो मैथ्स लेके आना। क्या? जियोमेट्री वाला। यस यस यस, कोऑर्डिनेशन इन जियोमेट्री। सो मैथ्स भी लेके आना और बायो साइंस भी लेके आना। कल मैसेज देख लेना, मोस्टली तुम्हारा क्लास होगा। ओके, बट फिर भी देख लेना।